गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में वर्ण के बारे में पढ़ा था और उसमें मैंने आपको स्वर समझा दिए थे। ठीक है, आज हम व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्यंजन क्या है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वर की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। यानी व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और इस कारण ये स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, स्वरों की सहायता से इन्हें उच्चारित किया जाता है और ये व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। इसके बाद देखिए व्यंजन के भेद कितने होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। तो सबसे पहले जानते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छूना, यानी स्पर्श करना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टच करना। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी मुख के जो जीवा है, जो वह या वायु जो है वो मुख के किसी भाग को क्या करती है? स्पर्श करती है, छूती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग का नाम इनके प्रथम वर्ण के अनुसार रखा जाता है। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार 5 वर्ग हैं और पांचों वर्गों में 5-5 समान रूप से वर्ण हैं और इस प्रकार ये आपके 25 व्यंजन जो हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो हमारी जीभ का कोई भाग जो है वो किससे टकराता है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से। जैसे हम क का उच्चारण करेंगे तो जीभ का पिछला हिस्सा हमारे गले के पिछले हिस्से पर टच करता है, तो वो देखिए इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कंठव्य वर्ण कहा जाता है। ठीक है, कंठ से बोले जाते हैं ये। इसी प्रकार जब हम च बोलते हैं तो जीभ का बीच का हिस्सा देखो तालु पर टच करता है, छूता है, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ है अंदर की ओर स्थिर होना। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख में प्रवेश कर स्थिर हो जाती है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यानी जब हम अंतस्थ व्यंजन को उच्चारित करते हैं तो वायु हमारे मुख के अंदर की ओर जाती है और वहीं स्थिर हो जाती है और इनका उच्चारण जो है वो स्वर और व्यंजन के मध्य होता है और इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? अर्धस्वर भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए स्वर संधि जब आप पढ़ते हैं तो स्वर संधि में आपने देखा होगा यण संधि में य, र, ल, व इस तरह से ये वर्ण बनते हैं, तो वो इसी कारण से बनते हैं और इसीलिए इन्हें स्थान किस में दिया गया है? स्वर संधि में दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है और इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए ऊष्म व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, य, र, ल, व। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन यानी ऊष्म का शाब्दिक अर्थ है गर्म होना। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु तीव्र गति से रगड़ खाने के कारण गर्म होकर मुख से बाहर निकलती है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय क्या होता है? हमारे मुंह में रगड़ खाते हैं, यानी तीव्रता से वायु प्रवेश करती है, बाहर निकलती है। जब वो क्या होती है? रगड़ खाते हैं तो घर्षण होता है और घर्षण के कारण वो क्या होती है?
वायु गर्म हो जाती है और मुख से बाहर निकलती है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है, श, श, स और ह। जब हम इन्हें उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि गर्म हवा हमारे मुख से बाहर की ओर निकलती है, और इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार आपके स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन ये आपके व्यंजन के भेद है। इसके अतिरिक्त भी देखिए, जैसे देवनागरी लिपि अपन पढ़ते हैं, तो देवनागरी लिपि में क्या होता है, 52 वर्ण होते हैं, तो उसमें आपके संयुक्त व्यंजन भी आते हैं। संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो संयुक्त व्यंजन क्या है, देखिए संयुक्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जुड़ा हुआ, योग करना। तो 2 व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या भी क्या होती है, 4 होती है, क्ष, त्र, य और श्र। इनकी संख्या 4 ये होते हैं। और ये देखिए किस किस से वर्णों से मिलकर बनते हैं। क्ष जो है वह आपका क, श और अ से मिलकर बनता है। श इसमें मूर्धा वाला आता है देखिए। और इनसे बने उदाहरण देखिए, जैसे क्षमा, क्षण, क्षत्रिय। इसी प्रकार त्र का जो निर्माण है वो त, र और अ इन वर्णों से मिलकर होता है। और इसके उदाहरण हैं त्रिशूल, त्रिभुज, त्राण, पत्र। ज्ञ देखिए, ज्ञ में ज, ञ और अ, ठीक है। और इसके शब्दों के उदाहरण में देखिए, ज्ञानी, यज्ञ, ज्ञात। इसी प्रकार श्र का निर्माण कैसे होता है, श, र और अ से मिलकर होता है। और इसके उदाहरण हैं श्रम, श्री, श्रावण, परिश्रम, श्रमिक। इस प्रकार ये संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन कितने हुए, 4 हुए, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। इसके बाद देखिए अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ होता है योग न होने पर भी साथ चलने वाला, यानी वे उसमें जुड़े नहीं होते लेकिन फिर भी साथ रहते हैं। ऐसे वर्ण जो पूर्णतः न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। और इनकी संख्या के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं अनुस्वार क्या है। अनुस्वार यानी जो स्वरों के ऊपर लगाई जाने वाली बिंदी होती है वही अनुस्वार कहलाती है, ठीक है, जिसको हम बिंदी बोलते हैं या बिंदु बोलते हैं। तो क्या कहलाती है, ये अनुस्वार कहलाती है। और इसका उच्चारण नासिका से होता है, यानी नाक से होता है, जैसे अंगूर, गंगा, अंक, संसार, ठीक है। तो देखिए जब हम अंग बोलते हैं तो आ का उच्चारण भी हो रहा है, साथ में अनुस्वार यानी जो नासिका से बोलता है ना का भी उच्चारण होता है। तो आ जो है वो किस में आता है, स्वर में आता है, जबकि किस में आता है, अनुस्वार जो है वो उसकी ध्वनि जो आ रही है नासिका से बोलने के कारण न का उच्चारण देती है या न का उच्चारण देती है, तो वो नाक से बोलता है, ठीक है। तो वो किस में होते हैं, व्यंजन में आते हैं। तो इसलिए पूर्णतः न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। इसके बाद देखिए अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण क्या होता है, अनुस्वार का कोमल रूपी अनुनासिक कहलाता है। इसका उच्चारण नासिका और मुख दोनों से होता है। जो हम स्वर के ऊपर अर्धचंद्र और बिंदु के रूप में चंद्र बिंदु लगाते हैं उस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आँख, पाँच, दांत, आंगन, ठीक है। तो अनुनासिक को ही चंद्र बिंदु कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण कैसे होता है, विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, यानी जिस भी वर्ण के आगे विसर्ग लगता है उसको हम अंत में ह की ध्वनि देते हैं। इसे व्यंजन के आगे 2 बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है, और ये अधिकतर किस में लगता है, संस्कृत के तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है।
जैसे प्रातः, प्रायः, अतः, स्वतः। तो इस प्रकार विसर्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और क्योंकि ये मूलतः स्वर में लगाए जाते हैं और ह की ध्वनि देने के कारण व्यंजन में आता है, तो न ये पूर्णतः स्वर है और न ही व्यंजन, और इसीलिए योग भाव वर्ण को योग न होने पर भी साथ चलते हैं और न पूर्णतः स्वर होते हैं न ही व्यंजन। ठीक। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना और मैं उसे अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।